हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछला चैप्टर हमने किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कि कोई भी मैटर अगर बना होगा तो वो या तो एटम से मिलकर बना होगा या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास नेचर में डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम की वजह से होते हैं। इसका मतलब कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक आयरन का पीस है और एक एल्यूमिनियम का पीस है कोई, तो अगर आयरन और एल्यूमिनियम मेरे पास अलग अलग तरह के मैटर हैं तो इसके अंदर एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके, कि आयरन के अंदर हमें आयरन के एटम मिलेंगे और एल्यूमिनियम के अंदर हमें एल्यूमिनियम के एटम मिलेंगे। ओके, अब बात आती है कि डाल्टन भाई साहब ने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं। और अगर एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो सभी एटम को एक जैसा होना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि आयरन का एटम अलग है और एल्यूमिनियम का एटम अलग है। तो ऐसा क्या है जो इन दोनों एटम्स को डिफरेंट बनाता है, जो इन दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज को डिफरेंट बनाता है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है एटम के अंदर जो इन दोनों को अलग करता है। ओके, तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसा क्या है जो एटम को दूसरे एटम से, मतलब एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट बनाता है? तो फिर डाल्टन की थ्योरी जो हमारे पास थी जो कहती थी एटम आर इनडिविजिबल, उसके ऊपर फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्या सच में एटम इनडिविजिबल है? ओके, क्या सच में एटम इनडिविजिबल है? कि क्या एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता? तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है 4.1 जो कहती है कि हमें दो एक्टिविटी है इसके अंदर ही। कि पहली एक्टिविटी कह रही है क्या कि हमें सूखे हुए बालों में, ड्राई हेयर में कॉम्ब करना है, मतलब कंघी करनी है बालों में। उसके बाद उस कॉम्ब को हमें क्या करना है? कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाना है और हमें ये चेक करना है कि क्या ऑब्जर्वेशन होती है वहाँ पे। ओके, और दूसरा हमें एक्टिविटी ये कह रही है कि एक ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ से रब करना है, रगड़ना है, और उसके बाद उस ग्लास रोड को एक बैलून के पास लेके जाना है और फिर से हमें ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। तो पहली एक्टिविटी थी कि बालों में हमने कंघी की और उस कंघी को हम कहाँ पे लेके गए? कुछ कागज के टुकड़ों के पास लेके गए। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो कागज के टुकड़े हैं वो किससे चिपक गए? कंघी से। ओके, इसका मतलब हमने ये नोट किया कि जो पेपर्स के पीसेस हमारे पास थे, कागज के टुकड़े थे, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? कंघी की तरफ, कॉम्ब की तरफ। और अगली एक्टिविटी क्या थी कि हमने एक ग्लास रोड को एक सिल्क के कपड़े के साथ क्या करा? रब किया, और उसके बाद उस ग्लास रोड को हम एक बैलून के पास लेकर गए। तो ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि जो बैलून है वो अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ? ग्लास रोड की तरफ। ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों ही, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये पेपर्स और ये कॉम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जैसा हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्लास रोड है और जो बैलून है ये भी क्या हो रहे हैं? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आया है जिसकी वजह से अट्रैक्ट हुए हैं। और आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो एक ही तरह के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कंक्लूजन क्या मिला कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, मतलब कि उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। लेकिन ये चार्ज आया कहाँ से? ये चार्ज आया कहाँ से? कि एटम तो इनडिविजिबल है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रब करने से उनके ऊपर चार्ज कहाँ से आया? तो यहाँ से हमारे पास फिर से एक नई थ्योरी आ जाती है जो ये कहती है कि जो एटम है वो डिविजिबल है और उनके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब डाल्टन भाई साहब की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई जो ये कह रही थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ओके, होता क्या है कि जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी कोई थ्योरी देता है तो जो अदर साइंटिस्ट होते हैं उस थ्योरी के बेसिस पे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वो थ्योरी
एक्सेप्टेबल हो जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी आ जाती है जो उस थ्योरी को जो डाल्टन ने दी थी उसके साथ मैच नहीं करती, तो वो क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो ये भी कंघा और ये जो हमने अभी पढ़ा ये एक्टिविटीज़, ये भी क्या है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। तो अब हमें पता है कि एटम डिवाइड हो सकता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कि जैसे अभी मैंने बोला कि अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है तो उन दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्ज है। वो चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना हम लोगों ने, सॉरी पिछले चैप्टर में, कि जैसे आयंस होते हैं ना, दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उन पर उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव आयन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो चार्ज कितने तरह के हुए, दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो एटम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किधर से आया, तो ये हमारे पास है टेबल, चार्ज पार्टिकल इन मैटर, कि किसी भी मैटर में जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो किसकी तरफ से आ रहा है। तो हमारे पास किसी भी मैटर के अंदर दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई है कि प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो कितना होता है, 1 यूनिफाइड मास। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट, और कैसी, पॉजिटिव। इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। और अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, और ये होता है 1/184 यू, 1840 यूनिफाइड मास। मतलब अगर मैं 1 को 1840 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास हो गया 1/2000, कि 1 को अगर मैं 2000 से डिवाइड कर दूं तो वो जो आएगा रिजल्ट वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा। इतना ज़्यादा स्मॉल होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल आपको लेना चाहूँ, कि मान लीजिए एक प्रोटॉन का जो मास है वो है 2000 ग्राम। एक प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है, 2000 ग्राम। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा हल्का होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 यूनिट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। तो दो ही चार्ज की बात करते थे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और एक चीज़ और नोटिस करना कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, +1, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है, कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। और अगर बात करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की, तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एटम की थ्योरी कंप्लीट हो गई। और अगर एटम की थ्योरी कंप्लीट हो गई तो अब साइंटिस्ट लोगों ने फिर से क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया हीलियम के ऊपर। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, हीलियम का स्ट्रक्चर बता रहा है। और यहाँ पे कुछ ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जरा इसको पढ़ लेते हैं। तो एक तो लिखा हुआ है हीलियम, और ये He क्या होता है, हीलियम का सिंबल होता है। और ये 2 हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये 2 क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो लिखा हुआ है 4.00262, ये क्या है, इसका मास, एटॉमिक मास। तो अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें पता लगी कि जो हीलियम है इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, 2। और हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 4 यूनिफाइड मास, 4 यूनिफाइड मास। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ क्या रखा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो एटम है वो किससे मिलके बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। एक सेकेंड,
ये जो एटम हमारे पास है हीलियम, ठीक है, ये जो एटम हमारे पास हीलियम है ये किससे बना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। अब प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 प्रोटॉन है तो मास कितना हो जाएगा? 2। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 2/1840, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.00 समथिंग आ जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे हीलियम का मास कितना दिया हुआ है? 4 यूनिफाइड मास, लेकिन हमारा कितना मास आ रहा है? 2 यूनिफाइड मास। तो ये जो 2 यूनिफाइड मास का गैप है ये किसकी वजह से आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और भी एटम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो हमारे पास 2 यूनिफाइड मास का गैप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? कुछ तो ऐसा पार्टिकल है जो हमारी नज़र में अभी तक नहीं आया। तो फिर से एक्सपेरिमेंट किए गए तो बाद में पता लगा कि जो एटम है वो 2 नहीं 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो नया जो हमारे पास पार्टिकल आया वो कौन आया? न्यूट्रॉन आया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम जिस पार्टिकल से मिलकर बनता है उन्हें बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, अब फिर से इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन कितना होता है? 1/1840 यूनिफाइड मास। वो जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, और कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? मास में इक्वल है। अब बात करते हैं चार्ज की। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है, कि दोनों का चार्ज कितना है? 1 और 1, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और न्यूट्रॉन बना है न्यूट्रल से, कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज एन न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, तो इसका चार्ज कितना हो गया? 0। और ये लिखा है डिस्कवर्ड बाय, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ओके, खैर डिस्कवर्ड बाय जिसने भी किया हो, लेकिन हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो क्या है कि प्रोटॉन का मास 1 यूनिफाइड मास होता है, न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के, और उसका मास भी कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, और चार्ज की बात करें तो P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव। इसका मतलब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो गया? 0, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो गया? -1। तो अब मैं बता सकता हूँ कि अगर ये हीलियम के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये हमें क्या बता रहा है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? 2। और अगर मुझे पता लग रहा है कि इसका जो मास है वो कितना है? 4, तो ये किससे बना है? 2 यूनिफाइड मास प्लस 2 यूनिफाइड मास। मतलब ये किसकी वजह से आया है? 2 यूनिफाइड मास किसकी वजह से आया? प्रोटॉन की वजह से। और 2 यूनिफाइड मास किसकी वजह से आया? न्यूट्रॉन की वजह से। ओके, और ये यहाँ पे शो कर रखा है कि जो हीलियम का एटम है ये बना है 2 तो प्रोटॉन से, 2 न्यूट्रॉन से, और 2 इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो ये हमारे पास एटम की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। और प्रोटॉन को डिनोट किया जाता है P पॉजिटिव से, न्यूट्रॉन को डिनोट किया जाता है N 0 से, और इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है E माइनस। माइनस क्या शो कर रहा है? कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस क्या शो कर रहा है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और 0 क्या शो कर रहा है? कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा मास होता है तो उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। कुछ ऐसा है कि मान लीजिए किसी एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन और 2, अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन का मास कितना हो गया? 2 यूनिफाइड मास। लेकिन अगर आप इसको करेंगे 2/1840, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1/1840, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2/1840। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 के ही इक्वल आ जाएगा। ओके,
तो यही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ एटम है वो दो मास से मिलकर बनता है, एक तो बनता है मास ऑफ प्रोटॉन्स और एक बनता है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। हालांकि होना क्या चाहिए था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बची, दो पार्टिकल बचे, कौन कौन से, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।